बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफातर में महकमे इनकम टैक्स का सर्वे जारी है। आईटी डिपार्टमेंट के एहलकार बीबीसी के दफ्तर में कागजात की जांच कर रहे हैं। सर्वे के दौरान दफ्तर में मौजूद तमाम मुलाजमीन से कहा गया कि वो फोन इस्तेमाल न करें। गैर एलानिया इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। हाल ही में बीबीसी की एक मुतनाज़ा दस्तावेज फिल्म जेर बहस थी। इस फिल्म के हवाले से पूरे मुल्क में हंगामा बरपा हो गया था। मरकजी हुकूमत ने इस दस्तावेज फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दिया। हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दस्तावेज फिल्म एक तरफा नुक्ते नज़र को जाहिर करती है, जिसकी वजह से इसकी नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई। जम्मू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा। आपने ये वादा किया था कि नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था, एक चुनाव के बाद आएगा, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है। फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे, एंड देयर इज अ सिस्टम ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के घरों पर बुलडोजर चलने लग गए हैं, आर्बिट्ररी हो रहा है। देखिए, अगर मनमाने तरीके से, गैरकानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं। 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे, और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं। एक भी जगह घटना होने के बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए थे। किसके समय में टेररिज्म बढ़ा? किसने बढ़ने दिया? इसका जवाब उनको देना चाहिए। महबूबा जी तो कह रही हैं कि बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िए अफगानिस्तान बना दिया है। चलिए, आप बहुत सीरियसली ले रही हैं उनको। लेना तो पड़ेगा ना सर, वो है। जी, तो वो अगर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सीरियसली लेना चाहिए। पर वो आजकल तो वही है, अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है। अभी भी उमर अब्दुल्ला है और महबूबा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। नहीं, वो तो है ही जी। एक बार बनने के बाद पूरा जीवन सभी लोग फॉर्मर रहना ही पड़ता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने कहा कि हुकूमत का यह दावा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, मुकम्मल तौर पर गलत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर का मसला दरपेश है, पाकिस्तान के साथ मिलकर उसका हल तलाश किया जाना चाहिए। हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर मुस्तफा कमाल साहब मौजूद हैं। सर, आपको लगता है कि 370 एब्रोगेट होने के बाद कुछ बदलाव आया है? क्योंकि देश के गृह मंत्री ने ये कहा है कि बीजेपी के एजेंडे में 1950 से ही था कि 370 को एब्रोगेट किया जाए। उसके बाद काफी बदलाव आए हैं, मिलिटेंसी कम हुई है और विकास की नई दिशा एक दी गई है जम्मू कश्मीर को। जैसे आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कई साल पहले 370 को एब्रोगेट करने का मन बनाया है, और वाजिब होता अगर ये सवाल उनसे किया जाता, आप आर्टिकल 370 के खिलाफ क्यों हैं? जब तक जनता ये न समझे कि विलय जो हुआ जम्मू कश्मीर का, वो महाराजा हरि सिंह के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के जरिए से, दस्तावेजी इल्हाक के जरिए से हुआ। जब महाराजा हरि सिंह ने फौज मांगी, मदद मांगी दिल्ली दरबार से, उस वक्त जब कबायली हमले और पाकिस्तान हमलावर हुआ कश्मीर में, तो उन्होंने कहा तो हम ये दे नहीं सकते मदद आपको, आप अलग हो। आप जब तक कुछ रिश्ता नहीं जोड़ोगे, आर्जी रिश्ता, तो हमें बहाना मिलेगा आपकी मदद करने का। और आर्टिकल 370 उसी की रूह से आया कि यहां जिस वक्त जम्मू कश्मीर इतनी खूबसूरत जगह है, जो आज देख रहे हैं आप, कितनी उथल पुथल है,
आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, आज होटल बनाएंगे, ये करेंगे, फलां चीज करेंगे, और कितना अपने लिए करेंगे, कितना जनता के लिए करेंगे, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन सर, इसके साथ साथ क्या बदलाव आया है आपको 370 के बाद? जो कहा गया है कि यहाँ पे मिलिटेंसी कम हो गई, आतंकवाद कम हो गया, विकास हुआ है यहाँ? देखो, वो तो मुद्दा ही नहीं है, ये बच्चों की बातें कर रहे हैं। अगर सारी चीजें नॉर्मल हैं, क्या जो 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 रिश्ता जोड़ा गया है संविधान के तहत, देश के संविधान के तहत, और देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया में, और दूसरी नंबर पर आती है पॉपुलेशन के लिहाज से। ये उथल कूद से, ये बदलाने से, इस लॉ को निकालने के लिए, नया लॉ लाने के लिए बुनियादी चीज अपनी जगह से नहीं हटती। तो इनका साफ कहना है कि जो हालात बदलने की बात की गई है वो कहीं न कहीं जमीनी सतह पे ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि जो अहम मसला है, जो अहम इस वक्त जम्मू कश्मीर का जो मसला सुलझाने की जरूरत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। के तर्जमान रऊफ भट्ट ने अमित शाह के बयान पर रद्दअमल जाहिर किया है। रऊफ भट्ट ने कहा कि दफा 370 को जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के बगैर गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर मनसूख किया गया था। कानून जो है पार्लियामेंट में बनता है, वो तब तक यहाँ लागू नहीं होता था जब तक उसको हमारी असेंबली वेट नहीं करती थी 2/3 मेजॉरिटी से। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो भी हुआ वो इलीगल हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, उसमें लोगों की राय नहीं थी। और जहाँ तक अब सवाल है यहाँ के हालात का, हम तो देखते हैं, हर दिन आप देखते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ कत्ल गारत होती है, यहाँ एनकाउंटर्स होते हैं, यहाँ कस्टोडियल किलिंग्स होती है, यहाँ प्रेस पे कदगंद है, यहाँ ह्यूमन राइट्स कमीशन के लोगों पे, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है उन पे कदगंद है। तो आप किस चीज़ को कहते हैं हालात ठीक है? असल में इसको जो है सियासत नहीं कहते हैं। जो ये हो रहा है हम ये समझते हैं ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मुल्क में अगर आज सियासत हो रही है, मुसलमान और हिंदू पे सियासत हो रही है, इकोनॉमी पे सियासत नहीं हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट पे सियासत नहीं हो रही है। हम समझते हैं ये एक पॉलिटिकल मसला है, मसले कश्मीर, इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका एक पॉलिटिकल हल है। अगर वाकई इसको, इस खित्ते में जो है हमारी लीडरशिप को जो है अमन का गहवारा बनाना है इस मुल्क को, तो जरूरत इस बात की है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब से बात होनी चाहिए, और मेन जो मसला है मसले कश्मीर, इसको एड्रेस होना चाहिए। पिछले ये अगर इनका ये दावा है कि यहाँ हालात ठीक है, तो फिर ये इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? इलेक्शन कमीशन ने परसों कहा, जो इनकी बोली बोल रहा है कि उन्होंने कहा कि यहाँ हालात ठीक नहीं है, यहाँ बाकी जो इश्यूज है, तो हम इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इनके कोलोफेल में खुद तजाद है, ये अपनी बात को खुद ही झूठा ठहराते हैं। हम ये समझते हैं कि इनको जो है होश के नाखून लेने चाहिए। अगरचे इलाकाई पार्टियों में से कोई भी आज पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए नजर नहीं आया है, लेकिन बीजेपी की यूटी यूनिट ने लेतापुरा जाकर हमले में अपनी जानें गंवाने वाले 40 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। इलाकाई सियासी पार्टियां चीन की सियासत में मसरूफ हैं। दफा 370 पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि कश्मीर बदल गया है और नए कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। आज चौथी इस एनिवर्सरी पे जहां लेथपोरा की इस अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, आज पूरे देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कश्मीर की इकाई भी इन जवानों की शहादत को सलाम करती है, और उनके घर वालों के साथ हम इज़हार व्यक्त करते हुए आज शहीदों की उस कुर्बानी को हम याद करते हुए कि यही वो दिन है जिस दिन के बाद आतंकवादियों के जो शेवर है उनको ध्वस्त किया गया, और जो आतंकवादी है आतंकवाद पे कड़ा प्रहार करके आज कश्मीर लगभग आतंक मुक्त हो चुका है। और आज देखिए बदलते हुए जम्मू कश्मीर में जहां अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की उस बरसी पे कश्मीर में काले झंडे लहराए थे, कश्मीर में हड़ताल होती, दुकानें बंद होती थी, ट्रांसपोर्ट बंद होता, आज कश्मीर बदल चुका है, क्योंकि इन शहीदों की जो शहादत है वो रंग लाई। और आज कश्मीर में न मकबूल भट्ट किसी को याद है, न अफजल गुरु याद है, और आज यहाँ के नौजवान कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि वो लाल चौक पे तिरंगा लहराए। आज बदले हुए कश्मीर में, बदले हुए इस हालात में आज जम्मू कश्मीर का जो यूथ है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इकाई है, इन शहीदों की शहादत को सलाम करती है। एक के पास चाइनीज भक्ति है, वो चाइनीज की वाह करता है और हमेशा उनका चाइना के साथ उन्हें उम्मीद है। और दूसरा आपको पता है कि महबूबा जी उसको हमेशा पाकिस्तान के साथ
मोहब्बत रही है और हमेशा वो जो जवानों की जो कुर्बानियों पे भी उन्होंने बार बार यहाँ उंगलियां उठाई और कोई उन्होंने मौका आज तक नहीं छोड़ा कि वो देश के जवानों को उनको डिमोलाइज करने की। और आपको याद होगा जब सॉलिडेरिटी डे कश्मीर के साथ पाकिस्तान मनाता था तो वो दिन भी आज पहली बार किसी को याद नहीं है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती के एक वही है जिसने ट्वीट किया, बाकी जो देशद्रोही जो ताकतें यहाँ हैं वो ताकतें जंग हार चुकी है। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, उन्होंने हमेशा देश के खिलाफ बोला है, देश के जवानों के खिलाफ बोला। यहां तक कि एयर स्ट्राइक पे भी यही उंगली उठाने वाले और इस उड़ी अटैक पे भी यही उठाने वाले हैं, लेकिन देश ने उनको जवाब दिया। और आज पूरा देश जो है इन जवानों की शहादत को सलाम करते हुए ये कहती है कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है। जम्मू कश्मीर जिस तरह पहले भारत का अभिन्न था और 370 के बाद ये पूरी तरह जम्मू कश्मीर के साथ मिला और आज बदले हुए हालात में आप देखें कितने लोग इन जवानों की शहादत को यह सलाम करने आए। आज पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की बरसी है। 4 साल कबल 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों ने हमला किया था। यह दहशतगर्दाना हमला हिंदुस्तान के बड़े दहशतगर्दाना हमलों में से एक था, जिसमें से आरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकता। फौज ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के अंदर घुसकर बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया था। और वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया है। पीएम मोदी ने शहीदों को बहादुर हीरोज कहते हुए याद किया। पीएम मोदी ने लिखा, हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी हिम्मत हमें एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। और वहीं पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर एडीजीपी विजय कुमार ने कहा कि दहशतगर्दाना हमले में मुलविस 19 दहशतगर्दों में से 8 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि 3 पाकिस्तानियों समेत 4 अभी तक जिंदा हैं। इस अटैक में टोटल 19 टेररिस्ट ओजब्लू इन्वॉल्व था। 19 के खिलाफ एनआईए ने चालान किया है, जिसमें 19 में से 8 टेररिस्ट मारा गया है और 7 जेल में बंद है। बाकी 4 जो है, 4 में 3 पाकिस्तानी, अजहर मसूद, रऊफ मसूद और जो अलवी है पाकिस्तानी, तीनों पाकिस्तान में। एक कश्मीर का जो पुलवामा काशी नगर में भी वो भी जिंदा है पाकिस्तान में। तो उसके बाद जो ऑपरेशन चल रहा है पिछले 3 साल में, खास करके जैश का कमर टूट गया। आज डेट में जैश मोहम्मद का कोई भी पुराना टेररिस्ट नहीं बचा है। समीर डार तक मारा गया, जाहिदी मारा गया पुलवामा का, अब कोई नहीं बचा है। टोटल 7 से 8 लोकल जैश के टेररिस्ट हैं और 5 से 6 एफटी पाकिस्तानी है, जिसमें कि जो सुलेमानी जो है, मूसा सुलेमानी कुलगाम में एक्टिव है, जैश मोहम्मद का पुराना आतंकवादी है। उसके पीछे हम लोग बहुत पड़े हैं, जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 6 महीना से जैश मोहम्मद फिर से लोकल रिक्रूटमेंट बढ़ा रहा है। अभी जो हम लोग एक मॉड्यूल पकड़े थे कुलगाम में, जिसमें 6 पकड़े गए एसोसिएट जैश मोहम्मद का, कल भी पुलवामा पकड़ा गया है। तो हम लोग पीछे पड़े हैं, जैश को पनपने नहीं देंगे। यहाँ पर कि ज्यादा फोकस रहा है स्टिकी बम पर, ग्रेनेड पर और पिस्टल पर। तो हम लोग पूरा छोटे छोटे मॉड्यूल को बस्ट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और नार्को टेररिस्ट पर ज्यादा हम लोग एम्फेसिस दे रहे हैं। टेरर फंडिंग पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। इस साल अभी तक में पिछले 1 महीना में एसओजी श्रीनगर ने लगभग 41 लाख पकड़ा है और परसों आप देखें पुलिस बारामूला ने 26 लाख पकड़ा है। तो नार्को और जो टेरर फंड के लिए पैसा आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम लोग, और छोटे छोटे मॉड्यूल है उसको बस्ट कर रहे हैं। और टेरर इकोसिस्टम में जो सबसे जो ओएचडब्ल्यू होता है, सिंपैथाइजर होता है, जो ईपीए केस में उसमें काफी डिस्पोजल हो रहा है। अक्टूबर में जहां 1600 केस पेंडिंग था, आज डेट में घटकर 950 हो गया है।
और बहुत दिन के बाद कश्मीर पुलिस को कार्रवाई मिली है। टोटल 13 केस में हम लोग को कन्विक्शन भी मिला है ऑनरेबल कोर्ट से। सर, जो वेपन्स इतने सारे आप ग्रेनेड भी आपको मिल रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से वेपन आ रहे हैं? मतलब कोई लाइन ऐसी है? बिल्कुल, आप सब जानते हैं आए दिन ड्रोन से ज्यादा आता है, एलसी से भी आ रहा है और आईबी से भी आ रहा है, लेकिन ज्यादा ड्रोन से आ रहा है। और हम लोग इसलिए अपने नेटवर्क को बहुत पुख्ता करके स्ट्रांग करके जो आ रहा है उसको हम लोग पकड़ रहे हैं और उनके एसोसिएट को पकड़ रहे हैं। टोटल 37 लोकल टेररिस्ट है, लेकिन ये सारे टेररिस्ट हुए हैं जिसमें 2 पुराना है, फारूक नली और जो यहाँ का रियाज क्षेत्रीय पुलवामा का। बाकी जो है किसी को 2 महीना हुआ, किसी को 3 महीना हुआ, पुराना नहीं है, पुराना कोई नहीं बचा है। तो श्रीनगर में मतलब टोटल कंट्रोल में सिचुएशन कोई नई रिक्रूटमेंट हुई है? देख, मोमिन के अलावा उसके बाद आज तक श्रीनगर में सिटी में कोई नया लड़का ज्वाइन नहीं किया है। मोमिन है और कुलगांव का जो बासित है, दोनों रेगुलर रहता है ईदगाह साइड में। हम लोग पूरा 2-3 बार मिस कॉन्टेक्ट हुआ हमसे और इसको बहुत जल्दी हम लोग या तो अरेस्ट कर रहे हैं या तो इनकाउंटर में अटैच करेंगे। पुलवामा हमले के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जम्मू में 76वीं बटालियन सीआरपीएफ शहीदों को याद किया गया। दहशत गर्दाना हमले में बटालियन के 5 जवान शहीद हुए थे। बटालियन के डिप्टी कमांडेंट ने शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि इस हमले पर सियासत से गुरेज किया जाना चाहिए। पुलवामा के लेतापुरा में काफिले में शामिल ड्राइवर विजय कुमार ने न्यूज़ 18 से खुसूसी बात की और पूरे वाक़े की तफसीलात शेयर की। इसकी बस थी जिसको उस कायराना हमले में नस्तो नाबूद किया गया था और 5 कार्मिक जो आप देख रहे हैं वो हमारी ही बटालियन के थे। तो आज हम भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने उन अमर बलिदानियों को और हर साल 76 बटालियन छन्नी हिम्मत जम्मू में हम इस प्रकार के श्रद्धांजलि समारोह को आयोजित करते हैं। आज हम अपने उन शहीदों को न केवल याद कर रहे हैं बल्कि उनके परिवार के साथ भी उसी प्रकार खड़े हैं जैसे कि सारा राष्ट्र खड़ा हुआ है। कोई भी जवान जब अपने देश की रक्षा का पुनीत प्रण निभाता है तो वो इस संकल्प के साथ निभाता है कि वो अपने देश की हर एक नागरिक की रक्षा करेगा। वो रक्षा हम हमेशा से करते रहे हैं और करते रहेंगे और सबसे हमारा यही संदेश है कि हम सब को मिलकर अपने राष्ट्र को उन बुलंदियों तक लेके जाना चाहिए जहां पे हमारे राष्ट्र का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा सके। मैं उस कानवे में था एक ट्रक लेके, तो मेरे से आगे 4-5 बच्चे छोड़ के जो सिविल ट्रैफिक साइड में चल रही थी उसमें से एक एक्सप्लोसिव से भरी हुई गाड़ी हमारी गाड़ी में टकरा दी गई, तो जिससे हमारी बस को ब्लास्ट होगी और जिसमें हमारे 40 जवान और साथी शहीद हो गए। ब्लास्ट हुआ, हमारी सभी गाड़ियां रोक दी गई और हमने अपनी गाड़ी साइड में लगा के तुरंत पोजीशन ले ली। 40 जवान शहीद हुए, इसमें हमारा भी खून खौलता है क्योंकि अगर आमने सामने की लड़ाई होती सर हम भी उसमें कुछ जवाब दे सकते थे, लेकिन ये कायराना हरकत है, इसकी हम निंदा करते हैं और अपने जवानों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। तुर्की में जलजले के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। इस बीच न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम भी तुर्की पहुंची और हालात का जायजा लिया। शदीद सर्दी की वजह से राहत और बचाव के काम में दुश्वारियां भी हो रही हैं और बेघर लोगों के लिए बेशुमार मुश्किलात हैं। जुबैदा नामी खातून से भी जलजले ने सब कुछ छीना है। वह अब मलबे से ज़रूरी चीज़ें चुन रही हैं। जुबैदा हुकूमत से कंटेनर की गुजारिश कर रही हैं ताकि वो सर्दी से बच सके। नमस्कार, हम इस वक्त अंताकिया शहर में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तबाही आई है। पूरा का पूरा मोहल्ला, जिसे कहते हैं कि पूरा का पूरा मोहल्ला ख़त्म हो चुका है। सारी जो इमारतें हैं वो धूल में, गर्दे में बदल चुकी हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस पूरे मोहल्ले में तबाही आई है। हर जगह डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। ये अंताकिया शहर है जहां पे सबसे ज्यादा तबाही आई है। तबाही यहां ज्यादा आने का कारण ये है कि गाजियानतेप और अंताकिया की अगर हम बात करें तो अंताकिया में ज्यादा लोग रहते थे, पॉपुलेशन ज्यादा थी, इमारतें ज्यादा थी, इससे तबाही भी यहां ज्यादा हुई है। ज्यादा लोग यहां बेघर हुए हैं और यहां पे ज्यादा मदद की जरूरत है। मैं ऐसे ही एक मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हूं और यहां की बस तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। तस्वीरें खुद पर खुद परिस्थिति बयां करेंगे और आप देख सकते हैं कि कैसे मेरे पीछे लोग डेब्री के ऊपर चढ़ के, जो ये एक माउंटेन ऑफ डेब्री जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ऊपर चढ़ के जो जरूरत की चीजें हैं उनको निकाल रहे हैं, उनको निकाल के ले जा रहे हैं। जो भी कुछ उनके घर में बच गया है, कुछ पुरानी तस्वीरें जो उनको मिल रही हैं, आप देख सकते हैं टीवी इनके हाथ में है
जो टीवी इनके घर में था वो बच गया है, तो उस टीवी को लेके जा रहे हैं। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसमें कपड़े हैं और भी जो सामग्रियां हैं उनको लोग लेके धीरे धीरे जो टेंट्स सरकार ने उनको मुहैया कराए हैं उन टेंट्स तक जा रहे हैं। ये सिचुएशन अंताकिया शहर की है जहां से मैं रिपोर्ट कर रहा हूं इस वक्त। ये शहर का मेन इलाका है, प्रमुख इलाका है। और जो महिला आप मेरे पीछे देख रहे हैं इनका नाम जुबेदा है, ये इनके पति हैं और इनकी 2 बेटियां हैं। पूरे परिवार सड़क पे आ चुका है। ये कह रहे हैं कि ना इनके पास पैसे हैं, ना सरकार की ओर से इतनी मदद पहुंच रही है। इस ठंड में भी इनको खुले में रहना पड़ रहा है। तो ये सरकार से चाह रहे हैं कि इनको कंटेनर मिल सके जिसमें कंटेनर में रह सके, क्योंकि इस ठंड में रहना इस वक्त भी, अभी मैं जब रिपोर्ट कर रहा हूं तो 1 डिग्री तापमान है और इस कंटेनर में रहना बहुत ही मुश्किल भरा होता है, क्योंकि रात में जो तापमान है वो माइनस के नीचे चला जाता है, -4 -5 डिग्री हो जाता है। देख सकते हैं पीछे रेस्क्यू टीम्स भी अपना काम कर रही हैं। इस इलाके में भारी तबाही हुई है, पूरा का पूरा इलाका खत्म हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि जिसमें आप समझ सकें कि तबाही का आलम क्या है। सालों लग जाएंगे इस पूरे शहर को फिर से बसाने में, इस पूरे शहर को फिर से बनाने में। और यही वजह है कि सरकार अभी लोगों को बचाने में ज्यादा ध्यान दे रही है, रेस्क्यू वर्क में ध्यान दे रही है। असेसमेंट शुरू किया गया है कि कैसे इस शहर को फिर से बनाया जाए, फिर से बचाया जाए। और वो तमाम जो प्रोसेस है वो जारी है। पर तबाही इतनी बड़ी है, तबाही इतने बड़े स्केल पे हुई है कि पूरे शहर को बसाने में 1 दशक से ज़्यादा का वक्त भी लग सकता है। लोग यहाँ पर हीटर्स मांग रहे हैं, फ्यूल मांग रहे हैं जिसमें फायर जला सके और ठंड से राहत उनको कैसे मिल सके, क्योंकि ये ठंड का मौसम है यहाँ और यहाँ बहुत बिकट की ठंड पड़ती है। तो इस वजह से कंटेनर्स मांग रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि टेंट में ठंड जो है वो रुकती नहीं है, पैसे नहीं है उनके पास, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। तो तस्वीरें मैं आपको अंताकिया से दिखा रहा हूँ जहाँ पूरी तरीके से तबाही हुई है। रेस्क्यू टीम्स मेरे पीछे आप देख सकते हैं अपना काम करते हुए। और क्या भविष्य होगा इस शहर का, इसके बारे में अभी से बोलना सही नहीं होगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो और ज़्यादा स्पीड से काम करके शहर को बसाएंगे, बट बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत परिवार तबाह हो गए हैं, बहुत घर तबाह हो चुके हैं। भदरवा के रहने वाले इसहाक अहमद गनाई के अहल खाना इंसाफ के मुंतजर हैं। इसहाक अहमद की लाश किश्तवाड़ के ज्वालापुर जंगल से मुश्तबा हालत में मिली थी। अहल खाना ने बताया कि 3 महीने गुजरने के बावजूद केस की जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। किश्तवाड़ के एसएसपी का कहना है कि तहक़ीक़ात जारी हैं और जल्द ही मुलज़िमीन का लाई डिटेक्शन टेस्ट किया जाएगा। मे गन गुजरन बोंजवा तुम गन बावु 4 दोह वापस बस 4 दोहन दोम दोह करान फोन तमिस फोन लगान फोन रिंग गसान तो तुलान कहें पे लग वन सह लापरवाह रोजान मे क्या पता कुछ बचित पे सा क्या गो सा तो तवे लोगमुत तुलान पे 3 दोहन 2 दोहन फोन तुलन कहें पे गई टेंशन ती क्या यूत हे लापरवाह गसित पे गई साड़ने 10 दोहन रोज साड़न इन लोग कहें पता 12 दोह पे पुलिसन तक मदद सारे योड़ गई तत गई जमा ये मदद सारे हज पाथे अद पाथे 12 दोह पाथे 12 दोह द्राय बे तथी लाश समा ये है बे कुन पेठन अथु छु गोमुत गो तिम गसन ही रटन यमो ये कातल छु कोरमुत तिम गसन ही रटन गई के फौज का है 50,000 यहाँ पर। ये वही 50,000 है जो कि हमने घर से दिया है। और व्यापारी का पैसा ऐसे होता है, गुज्जर लोग ऐसे पैसा नहीं रख सकते हैं तरतीब के साथ, व्यापारी का पैसा तरतीब के साथ होता है। और हमें बहुत दुख हो रहा है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। ये सबूत नहीं है तो पुलिस कौन सा सबूत ढूंढेगी, फिर हम कौन सा सबूत दें अब और पुलिस को। पोस्टमार्टम में क्या कुछ आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमने पुलिस से साथ बहुत कहा कि पोस्टमार्टम की वो पुलिस के अंडर है, हमें उस पोस्टमार्टम के बारे में कुछ पता नहीं। बहुत खतरे में इस वक्त व्यापारी लोग। आज हमारे भाई के साथ हुआ,
कल दूसरे के साथ होगा। ये कत्ल होते ही रहेंगे अगर आज इसका इंक्वायरी, इनकी इन्क्वेशन नहीं होगी, इनकी सजा नहीं होगी, आगे पता नहीं कितने कत्ल होंगे जगह जगह पे। ये एक ही बार नहीं होगा, बार बार होने वाला है। मेरे अंदाजे में बार बार होने, अगर इनको आज कातिलों को छोड़ दिया जाएगा, कल दूसरे को कत्ल कर दिया जाएगा। सस्पेक्ट्स राउंड अप किए थे, उसे निकला नहीं था, फैमिली आई थी। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टेक्निकली, हम उनका सस्पेक्ट्स का लाई डिटेक्शन करवा रहे हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दैट इज द अल्टीमेट मेथड टू ascertain the cause of death as well as the person those who are involved। ठीक है ना? ओके, तो हम बहुत जल्दी वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स है कोर्ट में उनको पेश कर रहे हैं कंसेंट के लिए, और जैसी डेट हमें मिलेगी तो उनका लाई डिटेक्शन करवाएंगे। एंड वी आल्सो कम्युनिकेटेड टू द फैमिली की इनका लाई डिटेक्शन से ascertain हो जाएगा दे आर इन्वॉल्व्ड और नॉट। प्रोसीडिंग्स होते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू FIR। अच्छा, ठीक है ना? सो दैट इज ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से चलते हैं जी, और यू कैन प्रोसीड टेक्निकली। अगर लाइट डिटेक्शन में कुछ निकलता है देन सेकंड स्टेप हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक, वो फैमिली से मिलकर क्वेश्चनेयर बनता है, तो वी आर ऑन जॉब। ठीक है जी। पुलिस इज प्रोसीडिंग इनटू द मैटर बाय अडॉप्टिंग टेक्निकल मींस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। खेलो इंडिया की इख्तितामी तकरीब मुल्क भर के खिलाड़ियों ने मनाई। तकरीब के दौरान खिलाड़ियों ने गाना गाया और रक्स किया। तमाम खिलाड़ियों ने मिलकर एकजहती का सबूत दिया। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन ने जायजा लिया। ब्रॉन्ज मेडल के बाद बारी आती है और कुछ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज लेके जा रहे हैं, और बहुत सारे हम शुक्रगुजार हैं मिनिस्ट्री के जिन्होंने हमें मौका दिया। और न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम है। मैं मुनीर हुसैन हुर्रा और आप देख रहे हैं गुलमर्ग में, और खेलो इंडिया इख्तिताम पजीर हुआ है और आज इख्तितामी दिन पर यह खुशी का समा है। और ये देख रहे हैं आप तस्वीरों में किस तरह से यहाँ खिलाड़ी जो है जिन्होंने मुल्क भर से यहाँ पे इन गेम्स में भाग लिया है, हिस्सा लिया है, और ये आप देख रहे हैं कितनी खुशी से झूम रहे हैं आज इस इख्तितामी तकरीब पर। ये समा है और ये खुशनुमा समा है इस वक्त गुलमर्ग की इस हसीन वादी में। और यहाँ किस तरह से जो खिलाड़ी है जिन्होंने खेला है अब इस में भाग ले रहे हैं खुशी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे साथ जी खेलो इंडिया खत्म हो गया, कैसे देखते हैं आप? इट्स अ वेरी सैड मूवमेंट बिकॉज इतना अच्छा इवेंट है जो खत्म होने को आया है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट हो रहा है, इट्स वेरी नाइस और सब लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। आई वुड लाइक टू थैंक द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने सुना है किस तरह खुशी से ये झूम उठे हैं ये खिलाड़ी यहाँ पे बड़ा अच्छे से। और यहाँ पे सरदार जी क्या कहना चाहेंगे, आज खत्म हो गया खेलो इंडिया? बहुत एंजॉय हो रहा है, बहुत एंजॉय हो रहा है। मैं शुक्रिया करूंगा कि जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का, इन्होंने इतना बहुत अच्छे इंतजाम किए हमारे लिए। पूरे इंडिया से जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर पहुंचे हुए, सारे एंजॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू जन्नत में आके बहुत मजे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह खुशी से झूम रहे हैं ये खिलाड़ी जो है, और क्योंकि खेलो इंडिया इख्तिताम पजीर हुआ है, मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने अपना खेल का मुजाहरा किया है और उन्होंने हर खिलाड़ी ने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट खेल का मुजाहरा किया है। और इसीलिए आज इन यादों को, यानी ये जो खेलो इंडिया के दिन गुजरे हैं, उन दिनों को यादगार बनाने के लिए यहाँ पे हमारे साथ अशरफ डिजू साहब खेलो इंडिया खत्म हो गया, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अच्छा गेम्स चले हैं सारे, और 5-8 जो गेम्स हैं वो चले हैं यहाँ, और बहुत ही अच्छा रहा, हर एक चीज अच्छा रहा। जो भी यहाँ खेलो इंडिया के जितने भी गेम्स हैं वो सारे अच्छे चले हैं।
तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नौजवान हैं और यहाँ पे और आज खुशी मना रहे हैं। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। हमारा रियलिटी में गोल्ड मेडल आया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये जन्नत में हम रह रहे हैं, हमें बहुत मजा आया। गोल्ड जीता इसीलिए। हाँ, गोल्ड जीतने पे भी और ये जन्नत का नजारा देखने के लिए भी शायद हम यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन गेम के कारण हम यहाँ आ पाए। खेलो इंडिया की बदौलत हम यहाँ पे आए हुए हैं और गोल्ड मेडल जब हमने जीता और वादियों की खुशी से और ज्यादा दुगना मजा हो गया है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और इस गोल्ड मेडल की खुशी में यहाँ पे इस वक्त खुशी से झूम रहे हैं और तस्वीरें देख रहे हैं, खुशनुमा तस्वीरें किस तरह यानी डांस कर रहे हैं, गाना बजा रहे हैं और इस तरह ये कुछ खुशनुमा और हसीन तस्वीर इन गुलमर्ग की इस हसीन वादी से, बर्फपोश वादी से ये हमारे नाज़रीन देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं इस इख्तितामी तकरीब पर तमाम खिलाड़ी यहाँ पे जमा है और जिन खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते हैं वो अभी खुशी से यहाँ पे फूले नहीं समा रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले साल में किस तरह खेलो इंडिया के मजीद मुकाबले होंगे और मजीद खिलाड़ी जो है वो गुलमर्ग वारिद हो जाएं और यहाँ अपनी खेल का मुजाहरा कर सकें। फिरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।